हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आप लोगों को बहुत ख़ास ही चीज़ बताने वाला हूं, जिसको सुन करके मतलब सच में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारा मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री का पोर्शन पढ़ाया, बहुत सारे लेक्चर दिए, लेकिन उनके साथ मुझे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट लगी, वो कई बार ऐसा रिसर्च करने के बाद मैंने आपके सामने आज एक ख़ास पॉइंट लेकर के आया हूँ। कैसे हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। हाउ टू प्रिपेयर नोट्स कोई एक कॉमन टॉपिक नहीं है स्टूडेंट्स। अगर ऐसे हम सिंपली सोचें तो कई बार स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि नोट्स बनाना भी सीखना पड़ेगा क्या हमको, कि कैसे नोट्स बनाएं। जी हाँ, नोट्स बनाना भी एक टेक्निक है, एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा ट्रिक, एक ऐसी टेक्निक जो आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट लाता है। तो ऐसे मार्क्स इम्प्रूवमेंट करने के लिए और कम मेहनत में अच्छे मार्क्स लाने के लिए नोट्स का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह से नोट्स बनाना, ये सारी टेक्निक आज आप लोगों के लिए ले करके आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, नोट्स बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, तो चाहे वो लोअर स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हो, चाहे फाउंडेशन का हो, प्री फाउंडेशन का हो, 9th-10th का हो, 11th-12th का हो, ड्रॉपर बैच का हो, कोई भी स्टूडेंट हो, ऐसी गलती करता ही है। जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए आईआईटी में, नीट में, या तो बोर्ड में जो टॉपर्स रहे, जिनके केमिस्ट्री में 100/100 आए, जिनके 100 में से 99 मार्क्स आए, ऐसे स्टूडेंट से जब मैं मिला तो उन लोगों से देखा कि इनका क्या ऑब्जर्वेशन है, कैसे नोट्स बनाना चाहिए। मेरा खुद का भी जब मैं प्रिपरेशन करता था तो किस तरह से नोट्स में बनाता था स्टूडेंट, वो सारा एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट लाइफ का, हालांकि बहुत बड़ा गैप हो चुका है मेरे स्टूडेंट लाइफ में और टीचिंग कैरियर में, तब भी उसमें से और बहुत सारा मेरे जो स्टूडेंट टॉपर्स निकले, टॉप रैंकर्स निकले, उनके नोट्स बनाने की प्रोसेस क्या होती है, वो कैसे लिखते हैं, वो सारी चीज़ें आज आप लोगों को, उनका एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करूंगा और अपने रिसर्च की कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा। जी हाँ, तो हाउ टू प्रिपेयर नोट्स खास तौर से 3 चीज़ों पर डेडिकेटेड होता है। 3 चीज़ें हमें खास ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है स्टूडेंट। सबसे पहला पॉइंट है, ऑर्गेनाइज्ड वे इज़ द की ऑफ द सक्सेस। जब कोई टीचर आपको क्लास में पढ़ाता हो तो कई बार आप मन आया तो पूरी नोटबुक में, सपोज जैसे ये नोटबुक है, तो आप नोटबुक में क्या करते हैं स्टूडेंट, रैंडमली कुछ भी लिखते जाते हैं। कुछ भी अपने को नहीं लिखना है, कुछ करने की आदत को बदलना है, कुछ बहुत अच्छा करना है, वो आदत अपने को बनाना है। तो सपोज जैसे ये नोटबुक है, तो एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे लिखना। सपोज ये नोटबुक का एक पेज है, ओके, यहाँ पर इसका मार्जिन होता है, फिर यहाँ पर ऐसी लाइंस होती है, ओके, तो यहाँ पर डेट है, टॉपिक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। ये नोटबुक का सपोज एक पेज है जिसमें आप नोट्स बनाने वाले हैं। तो पहली बात तो आपको ये समझना है कि ऑर्गेनाइज्ड वे इज़ द की ऑफ द सक्सेस। क्या? ऑर्गेनाइज्ड वे इज़ द की ऑफ द सक्सेस। तो मैंने कहा कि सपोज ये आपके नोटबुक का एक पेज है, इसका ये मार्जिन है और इसकी ये लाइंस हैं जहाँ पर आप नोट्स लिखने वाले हैं। तो आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले तो क्या करना है कि हर एक पेज का नंबरिंग कर देना है। जिसमें आप नोटबुक में लिखने वाले हैं वो नोटबुक में इधर पेज नंबर 1 से लेकर के स्टार्ट करके पेज नंबर 2, 3, 4, 5, आप चाहें तो इसको ऑड नंबर में भी कर सकते हैं, यानी कि 1 के बाद 2 बैक में आएगा तो नहीं लिखना है, मतलब कि राइट हैंड के पेज से 1 स्टार्ट करना है, फिर इधर 2 ब्लैंक छोड़ना है, फिर 3 ऑड नंबर पे लिखना है। तो राइट हैंड साइड का नंबरिंग देखने में, ऑब्जर्व करने में आसान होता है। जब आप कोई टॉपिक सर्च करते हैं तो पेज नंबर आपको जल्दी दिखता है, इसलिए तो आप ऐसी पेज की नंबरिंग करने के बाद क्या करना है अपने को, सब सपोज टीचर ने पढ़ाया तो पढ़े हुए लेक्चर को, सपोज मैं केमिस्ट्री की बात करूं किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन एक एग्जांपल मैं केमिस्ट्री का ले रहा हूं क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं इसलिए। तो सपोज़ मैंने कोई चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया तो उस चैप्टर के नोट्स आपको 2 तरह की नोटबुक बनाना चाहिए। एक तो जो हम लेक्चर लेते हैं, उस लेक्चर को जब आप पढ़ रहे होते हैं क्लासरूम में, तो उस क्लासरूम में बैठे बैठे जो आप लिखते हैं, जो मैं बोर्ड में लिखता हूँ, जो डेफिनीशन लिखाता हूँ, जो पढ़ाता हूँ, टॉपिक, चैप्टर, वो सब एकदम सिस्टमेटिक उसमें लिखने का, रफ में। अब उसके साथ क्या करना है
ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता जाएगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि क्लास में क्लास टीचर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व कराते समय जब आपको क्वेश्चन देते हैं तो आप बहुत सारा रॉन्ग भी करते हैं। सपोज मैंने 10 क्वेश्चन कराया तो 5 तो आपने रॉन्ग किया, फिर मैंने उसका राइट आंसर बताया तो आपने फिर उसी पे करेक्शन कर दिया। तो ये रफ पेज जैसा बनता जाता है जो आपको बाद में रिवीजन के टाइम बहुत परेशान करता है, आपके काम नहीं आता है। तो अपने को क्या करना है कि घर में जा कर के हर एक सब्जेक्ट का, मतलब आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो वाला स्टूडेंट है तो बायो, फिर आपका शायद कंप्यूटर साइंस का भी एक पेपर होगा, इंग्लिश का भी एक नोटबुक होगा। तो ख़ास तौर से मैं साइंस की बात करूं तो किस तरह से नोट्स बनाना कि अपने को 2 नोटबुक बनाना चाहिए। एक तो नोटबुक ऐसी जिसको हम क्लासरूम में लेकर के आते हैं, उसको रफली लिखते जाते हैं, फिर घर में जा कर के उसी चैप्टर को मैंने पढ़ा, टीचर का पढ़ाया हुआ नोट्स पढ़ा, घर में आकर के एनसीईआरटी की बुक पढ़ी, एक आध रेफरेंस बुक में से उसी टॉपिक को पढ़ा, अब फिर उसमें नोट्स बनाना शुरू किया, एकदम सिस्टमेटिक वे में उसको लिखा। लिखते समय वो फेयर नोटबुक कहलाया। अब फेयर नोटबुक के साथ साथ अब मैं जब आपको क्लासरूम में पढ़ाऊंगा तो कुछ क्वेश्चंस दूंगा, डीपीपी दूंगा, डेली प्रॉब्लम सीट्स दूंगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दूंगा। तो उनको फिर नोट्स बनाने वाली जो अपनी बुक है ना, उसी बुक में उसको अच्छी तरह से सिस्टमेटिक लिखना, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन एक तरफ से सॉल्व करना, हमने जो डीपीपीज दिया है उनको सॉल्व करना, उनके सोल्यूशन को भी लिखना। उसका क्या रीज़न है मैं आपको आगे बताऊँगा कि क्यों ऐसा लिखना। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे है। ऑर्गेनाइज्ड वे यानी कि पेज की नंबरिंग करना, चैप्टर बनाना, इंडेक्सिंग करना, फेयर नोटबुक बनाना, नोटबुक में कैसे लिखना, ये सारी चीज़ें एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में जब आप लिखेंगे तो आपका लास्ट मोमेंट में जब आप एग्ज़ाम देने के करीब होंगे, जब आपके एग्ज़ाम का काउंटडाउन शुरू होगा, तो उस टाइम आपको रिवीजन करने में बहुत मदद मिलेगी। आपको फिर ना तो कोई रेफरेंस बुक खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, ना एनसीईआरटी की बुक खोलनी पड़ेगी, और ना ही टीचर के पढ़ाए हुए नोट्स। आपने जो नोट्स बनाया है, अपने लेवल का जो नोट्स बनाया है, जो आपके काम का है, ऐसे नोट्स आपको रिवीजन के टाइम बहुत काम आएंगे और उनसे किया हुआ रिवीजन आपको 100% मार्क्स दिलाएगा, आपको रिवीजन आसान हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइज्ड वे इज़ द की ऑफ द सक्सेस। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट, सॉल्व द क्वेश्चन इन द फेयर बुक। बहुत ही बढ़िया। मैंने अभी ये बात आप लोगों से कहा था कि जो आप नोटबुक दूसरी पार्ट की बनाते हैं, एक तो रफ बुक है, दूसरी क्या हो गई, फाइनल नोटबुक हो गई, फेयर बुक हो गई। तो फेयर बुक में आपको जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं ना, फेयर बुक में सॉल्व करिए, और जहाँ भी गलती हो, सपोज कहीं पर रॉन्ग हुआ तो भले उसको कट कर दीजिए, राइट लिखिए। तो आप जब उसको रिवीजन करेंगे ना एग्ज़ाम के टाइम, तो आपको पता चलेगा कि आपने ये गलती यहाँ पर किया था, अब ये गलती मुझे ये रिपीट नहीं करना है। तो जितने भी क्वेश्चंस हमारे होते हैं उनको हमें फेयर बुक में क्यों सॉल्व करना, इसका क्या फ़ायदा होगा कि रिवीजन के टाइम वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में स्ट्राइक करेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, यहाँ पर ये स्टेप में गलती किया था और ये गलती मुझे अभी एग्ज़ाम में नहीं करना है। इसको शॉर्ट सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लॉन्ग वे इसका सॉल्व करने का क्या था, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर डीपीपीज में लिखना चाहिए। एक्चुअली जैसे मान लो मैं जैसे केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, एक चैप्टर मैंने कंप्लीट किया, एक चैप्टर बहुत सारे सब टॉपिक्स में डिवाइडेड होता है, 2, 3, 4, 5 ऐसे सब टॉपिक्स होते हैं। उन सब टॉपिक का हम आपको डीपीपी देते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देते हैं। तो उनमें सपोज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो वो डीपीपी में से आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए और 5 क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, फिर भी आपने ट्राई किया लेकिन वो रॉन्ग हो गए। फिर आपको टीचर ने सॉल्व कराया कि राइट आंसर ये है और ये पाथवे है सही इसको सॉल्व करने का। तो जब टीचर ने आपको करेक्ट सॉल्व कराया, आपने जो रॉन्ग सॉल्व किया था उसके बगल में ही आपको राइट आंसर का सलूशन लिख लेना है, ताकि हम जो डीपीपीज देंगे स्टूडेंट्स वो बहुत रिसर्च के बाद बनती हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन उठा करके पटक दिया डीपीपी में, चलो मुक्ति मिली दे दिया, डीपीपी स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है। ये किसी भी टीचर का पैमाना नहीं होता, स्टैंडर्ड नहीं होता है। एक्चुअली स्टूडेंट क्या करता है, डीपीपी पर रिसर्च करता है कि कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक को अगर मैं कवर करूँगा तो ये टॉपिक फिर से इसी चैप्टर में आगे या अगले चैप्टर के रिकॉम्बिनेशन आप कॉन्सेप्ट में आपको काम आएगा। तो ऐसे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही हम डीपीपीज में रखते हैं। तो वो क्वेश्चन जब टीचर
आपको सेलेक्ट करके देगा, तो उनको सॉल्यूशन जब आप करेंगे और लास्ट में रिवाइज करेंगे तो पूरे चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, अपकमिंग क्वेश्चंस के आइडिया आपको लगने लगेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को अपने को अच्छी तरह से संग्रह करना है और उनको एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके रखना है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर पॉसिबल हो तो आपको कलरफुल पेन भी यूज करना चाहिए। हालांकि हम कई बार स्टूडेंट लाइफ में ऐसी लापरवाही करते हैं, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स ही आपकी लेग पुलिंग करेंगे कि अरे वाह ऐसा पड़ता है, कलरफुल छोटा बच्चा है क्या। जी नहीं, हमारा ब्रेन जो है ना कलरफुल चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट करता है। कोई चीज़ एकदम स्ट्राइक करती हुई कलर में होती है तो हमको बहुत जल्दी स्ट्राइक करता है। अच्छा सर ने जब पढ़ाया था तो यहाँ पर ये टॉपिक है ना, ऐसे सर्कल किया था, तो कई बार वो टॉपिक भी हमको क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो जब आप नोट्स बनाते हैं तो टॉपिक जैसे मेन टॉपिक है, फिर उसका सब टॉपिक है, फिर उसका डेरिवेशन है, फिर उसका मेन फार्मूला है, तो मेन फार्मूले को अपने कलर में लिखा और कलर में लिखने के बाद सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया कि मान लो एक कोई फार्मूला आ गया है आपके पास, तो वो फार्मूले को हमको क्या कर लेना है, अच्छी तरह से लिख लिया। सपोज एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कोई एक फार्मूला ही आ गया, तो उसको अपने को क्या कर लेना है, बहुत अच्छी तरह से सिस्टमेटिक वे में लिख करके, कलरफुल लिख करके, सपोज उसको हमको क्या कर लेना है, इस तरह से अंडरलाइन करके एक बॉक्स बना देना है। तो ये आपकी नज़र जो है ना बॉक्स पर बहुत जल्दी पड़ती है ना। जब आप उसको रिवीजन कर रहे होंगे तो आपकी नज़र उस बॉक्स पर पड़ेगी, वो फार्मूला आपको दिमाग में पहले से पढ़ा हुआ है, फट से स्ट्राइक हो जाएगा। मान लो कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, फार्मूला नहीं है, तो उस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के की पॉइंट्स क्या हैं, उन की पॉइंट्स को आपने अंडरलाइन कर दिया, टेक्स्ट मार्किंग कर दिया, तो वो पॉइंट आपको बहुत जल्दी स्ट्राइक करेंगे और फटाफट याद हो जाएंगे। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को एक बात बताया था कि मैं जब खुद पढ़ता था ना तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत अच्छे नोट्स बना के रखे थे, और यही रीज़न था कि बाद में मुझे ऑर्गेनिक में, केमिस्ट्री में और ख़ास तौर से केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बनने लगा। तो उसके कारण ही मैंने केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया। तो स्टूडेंट, नोट्स का बनाया हुआ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, और वो हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं अफेक्टेड करता है और चीज़ों को याद रखने में हमको मदद मिलती है। तो अपने को क्या करना है, नोट्स कलरफुल बनाना है, कोशिश करना है 3-4 कलर की पेन रखो और उनको अच्छे नोट्स बना करके ऐसा सर्कल करो, लाइन करो, अंडरलाइन करो। जो मेन टेक्स्ट हैं, मेन कीवर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको अंडरलाइन हमको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिवीजन के टाइम वो की पॉइंट्स हमारे माइंड में क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। कलरफुल चीज़ें हमको जल्दी याद होती हैं, दिमाग को जल्दी हमारा ब्रेन उसको कैच कर पाता है। तो इस चीज़ का अपने को हमेशा ध्यान रखना है। अभी ये कोई बच्चों वाली बात नहीं है। कोई आपसे बोले, भले आप 11th-12th में पढ़ते हो, फिर आपने कलरफुल पेन का यूज किया तो कोई बोले क्या बच्चों जैसा काम कर रहा है। जी नहीं, बच्चों का ही काम करके हमको बड़ा बनना है, ठीक है ना। तो ये बात हमको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। फिर एक बात जो आपको बहुत बढ़िया बताना है स्टूडेंट, वो ये कि आपको जो नोटबुक बनाना है, एक तो रफ बुक आप जो टीचर पढ़ाते हैं तब लिखते हैं, फिर एक फेयर बुक आप लिखते हैं जिसमें सारे नोट्स अंडरलाइन किया हुआ, ये सारी चीज़ें, सारे फार्मूले, सारा सर्कल बनाए, ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो चैप्टर वाइज टीचर आपको क्वेश्चन पेपर देता है, टेस्ट लेता है, DPPs देते हैं, एक्सरसाइज लास्ट के NCERT की बुक हुई तो उसमें से लास्ट के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। मैंने कल के इसके पहले के लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि NCERT तो पढ़ना ही है, NCERT के पढ़े बगैर कल्याण नहीं है, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके देखना है, DPPs भी सॉल्व करना है। फिर इसके बाद आपके पास अगर कोई रेफरेंस बुक है तो वो रेफरेंस बुक के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस को अगर आप थ्योरी में लिख देंगे ना, थ्योरी वाली नोटबुक में, तो सारा पूरा क्या बहुत बड़ी रामायण बन जाएगी। फिर उसमें से रिवाइज करना, पेज पलटना, वो सर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने को जो क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चंस मिलते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए अलग से चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एक नोटबुक में उसको सॉल्व करें। मैंने ये बात पहले ही आपको बता दिया कि हर एक सब्जेक्ट का अपना सेपरेट नोटबुक होना चाहिए। ऐसा नहीं, कई बार मैंने स्टूडेंट को देखा क्लासरूम में पढ़ाते समय, हालांकि वो लापरवाही झलकती है उससे,
तो कई सारे, लगभग आप समझो ना 80 to 90% स्टूडेंट एकदम लापरवाह होते हैं नोट्स बनाने के पर्पज़ में। तो उनको हमने देखा कि ऐसे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक ही बुक में, उसी में फिजिक्स लिखते हैं, उसी में केमिस्ट्री लिखते हैं, उसी में मैथ्स लिख लेते हैं, तो वो नोट्स आपके किसी काम के नहीं हैं। जब आप ढूंढने जाओगे, रिवाइज करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, और लास्ट मोमेंट में ऐसे स्टूडेंट का फिर हमारे पास फ़ोन आता है कि सर आप बताइए किससे रिवीजन करें। अरे भाई, साल भर जब हमने आपको बताया कि कैसे नोट्स बनाना, कैसे लिखना, कैसे अंडरलाइन करना, कैसे पढ़ना, तब तो आपने ध्यान दिया नहीं। अभी लास्ट मोमेंट जब 50-60 डेज बनते हैं, 2 मंथ आपके पास बचते हैं, फिर आप सर को फ़ोन करते हैं कि सर अभी रिवीजन करना है, कहाँ से करें सर, कहाँ से पढ़ें। अभी तो ऐसा लग रहा है कि बाप रे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। एकदम आप हड़बड़ाहट में गलतियाँ कर बैठते हैं। तो प्लानिंग है ना, अपने को फर्स्ट डे से ही करना चाहिए। लास्ट के लेक्चर में मैंने बोला था कि प्लानिंग अपने को फर्स्ट डे से करना चाहिए और अच्छे नोट्स बनाने की प्रैक्टिस करना चाहिए। तो स्टूडेंट, एक ही नोटबुक में अपने को सारे सब्जेक्ट सॉल्व नहीं करना है, हर एक सब्जेक्ट की सिस्टमेटिक नोटबुक बनाना है। एक रफ बुक जो आप लिखते हैं वो तो सही है, अगर आप उसमें थोड़ा मिक्स भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो फेयर बुक बनाते हैं, जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की बुक बनाते हैं, वो हर एक सब्जेक्ट की एकदम सेपरेट ही होना चाहिए। दूसरा, लीव टू स्टार्टिंग पेजेस ब्लैंक फॉर द इंडेक्सिंग। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है स्टूडेंट। मान लो मैंने एक पतली सी केमिस्ट्री की कोई नोटबुक बना लिया, लगभग 250-300 पेज की। अब वो नोटबुक मेरी फुलफिल हो गई, पूरा पढ़ लिया मैंने, उसमें से बुक ख़त्म हो गई। अब दूसरी बुक बनाऊंगा, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी भी ऐसी बुक बनाऊंगा। अब मैं ढूंढने फिरूंगा कि कौन सा चैप्टर कहाँ पर है, किस पेज नंबर पे है, कौन सा टॉपिक कहाँ पर है, तो ये ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी उस चैप्टर को मान लो आपको रिवाइज़ करना है कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मॉक टेस्ट में दे रहा हूँ लास्ट में, और मॉक टेस्ट में सबसे ज़्यादा मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ये पार्टिकुलर मान लो रेडॉक्स रिएक्शन के नहीं हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम के नहीं हो रहे हैं, या 12th का स्टूडेंट है तो केमिकल काइनेटिक्स का नहीं हो रहा है, तो वो स्टूडेंट क्वेश्चन सर्च करेगा कहाँ कहाँ लिखा है मैंने। तो अगर आपने परफेक्ट तरह से इंडेक्सिंग कर रखा है तो आप उसको सर्च कर पाएंगे। इंडेक्सिंग करने के लिए स्टूडेंट थोड़े से अपने ऐसे कॉलम बना लेते हैं, शुरू के पेज में ऐसा इंडेक्स का एक पेज बना लेते हैं, और इंडेक्स में अपने क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पर लिख देते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पर लिख देते हैं चैप्टर का नाम और टॉपिक, या तो चैप्टर का नाम आया तो, और उसके बाद या तो कोई टॉपिक का नाम आया तो, ये टॉपिक, और इधर से पेज नंबर। मैंने कहा था कि पेज नंबर पहले आप नंबरिंग कर लेना, तो ऐसा एक इंडेक्स बना लेना। सीरियल नंबर 1, सपोज हमने पढ़ा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सपोज ये चैप्टर मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ लिया, नोट्स लिख लिया। अब ये पेज नंबर 1 से लेकर के सपोज 31 नंबर तक फिनिश हो रहा है। दूसरा चैप्टर हमें आया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अभी दूसरा नंबर आया मान लो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 32 से, और फिनिश कहाँ हो रहा है, सपोज 87 में ख़त्म हो रहा है। तो अब जब आप ये नोटबुक को पलटोगे ना स्टूडेंट, मैं आज थोड़ा नोटबुक भी आपको दिखाता, अगला कभी लेक्चर लूँगा तो एक सिस्टमेटिक नोट्स कैसे बनाना, ये बहुत ही, मेरे नोट्स तो बनाए हुए गुम गए स्टूडेंट, 15-16 साल, 17 साल, 18 साल हो गया मुझे पढ़ाते हुए, तो मेरे नोट्स बुक तो दीमक लग गए, ख़त्म हो गए। लेकिन मेरे जो अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट जिन्होंने 100 में से 100 लाया, जो नीट में सेलेक्ट हुए, ऐसे स्टूडेंट किस तरह से नोट्स बनाते हैं, उनका एक कॉपी में ले करके आऊँगा, उसमें दिखाऊँगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं। तो उन्होंने बहुत ही प्रॉपर वे में इंडेक्सिंग किया। जब आप रिवीजन के लिए बैठते हैं तो रिवीजन के टाइम आपको वो टॉपिक मिलता नहीं है कि कहाँ यार, कहाँ पेज में घुस गया, कहाँ पर है, कौन सी नोटबुक में है। तो अगर आपने परफेक्ट इंडेक्सिंग किया हुआ है तो परफेक्ट इंडेक्सिंग करने से आप देखो, अच्छा पेज नंबर 32 पलटा, पेज नंबर 32, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ, ये टॉपिक हुए, अब इसको पढ़ना है। देखो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोई खास और बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हर एक स्टूडेंट को इससे एक प्रेरणा मिलेगी। हर एक स्टूडेंट अगर ऐसा सिस्टमेटिक नोट्स बनाने लगेगा तो जो 50% वाला स्टूडेंट है वो नो डाउट
100%, उसमें 20 से 25% का ग्रोथ हो सकता है। कोई 90% वाला स्टूडेंट है तो 95, 97, 98, 99 तक भी ला सकता है। कोई नॉर्मल स्टूडेंट है तो जेईई नीट में सिलेक्शन होने के कगार तक पहुंच सकता है। कोई बहुत बढ़िया स्टूडेंट हो सेलेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके सिस्टम को रिप्रेजेंट करती हैं। एक बहुत छोटी सी कहानी आपको मैं बताता हूँ कि जीवन में लापरवाही हमें कैसे भारी पड़ती है। आप सब लोगों ने रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना हुआ होगा, जानते हैं, हमारे देश के नोबेल प्राइज़ विनर। उनको ला कर के दिखाया कि आपने मुझे एक पोस्ट करने के लिए एक एनवेलप दिया था, वो एनवेलप को मैंने पोस्ट किया है, देखिए इसमें एड्रेस सही लिखा है कि नहीं। तो रविन्द्रनाथ जी ने उसको आराम से देखा और देखा कि बोले बेटा एड्रेस तो तुमने सही लिखा है, लेकिन इस पे जो टिकट्स लगाए हैं, स्टैम्प लगाए हुए हैं, वो स्टैम्प तुमने टेढ़ा लगा दिया है, सीधा क्यों नहीं लगाया। उसको बहुत डांटा उन्होंने। अब स्टैम्प, उसने कहा कि अगर मैं ये स्टैम्प सीधा लगाता या टेढ़ा लगाऊं तो क्या ये वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। बोले पहुँचेगा तो, लेकिन इससे तुम्हारे जीवन की लापरवाही झलकती है कि तुमने इसको सिस्टम से नहीं लगाया। तो वैसे ही स्टूडेंट, हमें अपने जीवन में एक सिस्टम को अडॉप्ट करना है, एक लाइफ स्किल डेवलप करना है, परफेक्शन लाना है, तो हमें पहले से ही सीखना पड़ेगा। और ये एक ऐसा परफेक्शन है जो आपको हमेशा काम में आएगा, आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। तो हमें कभी भी जब हम नोट्स बनाएं तो उसकी प्रॉपर इंडेक्सिंग करें, नंबरिंग करें, पेज नंबरिंग करें, और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, उन फार्मूलाज को बॉक्स बना करके अंदर लिख दें। तो ये आपको कभी भूलेगा नहीं। कलरफुल पेन का यूज करेंगे तो और भी आपको भूलेगा नहीं, दिमाग में बहुत जल्दी स्ट्राइक करेगा। तो नोट्स बहुत सिस्टम से बनाएं स्टूडेंट। दूसरा, एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक स्टूडेंट आप लोगों के लिए खास लेकर के आया हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाना। देखो, अब आप बोलोगे किस तरह भी आप बात कर रहे थे कि पूरा नोट्स बनाओ, ये करो वो करो, अब आप शॉर्ट नोट पे आ गए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसी नोट्स को बार बार आपको लिखना है। पूरे केमिस्ट्री को अब दोबारा फिर जब आपका एग्ज़ाम हो गया, आपने सपोज़ अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट किया 11th के स्टूडेंट ने, अब उसका अगले अप्रैल में पेपर होने वाला है, और वो बोले कि मुझे शॉर्ट नोट बनाना भी जनवरी, फरवरी, मार्च में, तो नहीं बना पाएगा। तो क्या करना है, उसका एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ कि आपने जो नोट्स बनाया है, उन नोट्स को एक कलर पेन का सेलेक्ट करो कि सपोज़ आपने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया, और वो ग्रीन कलर से सिर्फ ऐसी चीज़ों को अंडरलाइन करो जो मेन टॉपिक्स हैं, उनको अंडरलाइन करते जाओ सारे चैप्टर्स में, सारे टॉपिक में, जहाँ जहाँ भी इम्पोर्टेंट लगे। अब जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना स्टूडेंट लास्ट मोमेंट में, तो वो ग्रीन कलर वाला जो अंडरलाइन किया हुआ शॉर्ट नोट है ना, वो आपको एकदम जल्दी रिफ्लेक्ट होगा और बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो ये शॉर्ट नोट बनाने की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि दोबारा फिर से लिखने बैठ गए। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक बहुत बढ़िया चीज़ बताई थी, उसमें ये कहा था मैंने कि आप जो चैप्टर पढ़ते हैं, सपोज़ जैसे आपने मान लो सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा 12th का, अब सोल्यूशन चैप्टर आपने पढ़ा तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है, पहले उसका सिंपल इंट्रोडक्शन आता है, फिर मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन आता है, फिर नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आते हैं, फिर सॉल्युबिलिटीज़ आती हैं, तो सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड, लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड, गैसेस डिजॉल्व इन द लिक्विड, फिर ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर इसके बाद सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर लास्ट में ये सारे रूल्स आ जाते हैं। तो इनको आप कैसे याद रख पाओगे, कोई एक दिन की बात तो है नहीं, तो इन सबको शॉर्ट नोट की हेल्प से आप याद रख पाओगे। अच्छा, ये सॉल्यूशन चैप्टर है और इस चैप्टर में ये मेन चीज़ें हमको याद रखना है, तो ये टॉपिक अपने आप कवर हो जाएगा। आप जब भी खाली बैठे ना, पहले भी लेक्चर में मैंने बताया हुआ है कि जब भी आपको 10 मिनट का भी टाइम मिले, 5 मिनट का भी टाइम मिले, तो आप एक काम करना, पढ़ना मत, चुपचाप बैठना,
लंबी गहरी सांस लेना और एक चैप्टर जो आपने पढ़ा है उस चैप्टर के सिर्फ टॉपिक देखना कि ये चैप्टर के ये टॉपिक, अच्छा इसके बाद ये टॉपिक है, इसके बाद ये टॉपिक है, इसके बाद ये टॉपिक है, इसका ये फार्मूला है, इसकी ये वैल्यू है। ये सारी चीज़ें एक तरफ से आप है ना दिमाग में सिर्फ इमेजिन करना। मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मगअप करने की बात नहीं कर रहा हूँ, रटने की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन स्टूडेंट एक बात आपको 100% मैं बता देता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना हमको याद रखने की भी होती हैं। अब आपको चैप्टर के टॉपिक ही याद नहीं है तो अंदर का डेरिवेशन क्या आप खाक कर पाओगे। तो जैसे मैंने कहा था पीरियोडिक टेबल पढ़ाते समय कि आप पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का अगर आपको नाम ही याद नहीं है तो बाकी के कंपाउंड का फॉर्मेशन आप कैसे कर पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना स्टूडेंट अपने को याद रखने वाली भी होती हैं। ये जो कहते हैं ना हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अरे तो ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, हम ऐसा करेंगे, डिराइव करें, वो तो बहुत अच्छी बात है, होती भी है और करना भी चाहिए। लेकिन बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें हैं हमको याद करना ही पड़ता है। तो अपने को एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए हमेशा रेडी करना है, ताकि आप लास्ट मोमेंट में, जैसे एग्ज़ाम को अभी सपोज कि एक प्लानिंग बनाएंगे, मैं एक दिन है ना हाउ टू मेक द स्टडी प्लान, स्टडी का प्लानिंग कैसे बनाएं, कितना समय दें, कैसा टाइम टेबल बनाएं, इस पर एक पूरा लेक्चर लेने वाला हूँ आने वाले टाइम पर। तो उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं, 2-4 घंटे का नहीं, उसमें मुश्किल से 15-20 मिनट का एक बड़ा छोटा सा शॉर्ट टर्म लेकिन इफेक्टिव लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा कि टाइम टेबल मैनेजमेंट कैसे सीखे। एक स्टूडेंट को लाइफ में अगर टाइम मैनेजमेंट आ गया तो बहुत सारी चीज़ों की समस्याएं अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल बनाना, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना, किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना, पढ़ने का सही समय क्या है, किस तरह से पढ़ाई करना, ये सारी चीज़ों पर एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा। जब तक मेरा जो चैनल है आप देखते रहना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी प्रमोट करना। आप लोगों के लिए सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है, सालों का जो तजुर्बा है, वो 5 मिनट में 10 मिनट में आप लोगों के सामने मैं शेयर करता हूँ। तो आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो स्टूडेंट मैंने शॉर्ट नोट की बात किया था कि जब आप शॉर्ट नोट बनाएंगे और आपके एग्जामिनेशन के लिए कम टाइम बचेंगे तो कम टाइम में आप पूरे नोट्स को धड़ धड़ जल्दी रिवाइज कर पाओगे। पूरे एग्ज़ाम में सारे टॉपिक आपको याद रहेंगे और आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस होगा, यस मैंने सब कुछ रिवाइज कर लिया है, मुझे सब कुछ आता है। ये कॉन्फिडेंस आपको जीत दिलाएगा, 100% जीत दिलाएगा। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम पढ़ते समय चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन नहीं भूलना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम नोट्स कैसे बनाएं, ये लेक्चर आपको पसंद आएगा और आप लोग इससे कुछ न कुछ ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। सभी स्टूडेंट पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ भी मैंने पढ़ाया है, ऑल ओवर इंडिया के लगभग कई सारे बड़े शहरों में, दिल्ली से लेकर के चेन्नई, साउथ ईस्ट नॉर्थ, सब जगह पढ़ाया हुआ है। अभी फ़िलहाल जिस सिटी से मैं पढ़ा रहा हूँ सूरत में, तो यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। तो उन लोगों से ही ये सारी चीज़ें मैंने सीखा है और आप लोगों को उनका एक्सपीरियंस शेयर किया है, मैंने अपनी भी चीज़ें उसमें ऐड किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत बेनिफिशियल होंगी, इस उम्मीद के साथ मैं ये चीज़ें आपको लेकर के आया हूँ। यस, लास्ट में मेरा मोटो कि यस आई कैन डू इट, हम कर सकते हैं, वाई नॉट, क्यों नहीं। दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मेहनत करने वाला व्यक्ति चाहिए, समय का सही सदुपयोग करने वाला व्यक्ति चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बने रहे मेरे साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर में केमिस्ट्री के साथ साथ बहुत सारी ट्रिक की चीज़ें, अच्छे मार्क्स लाने की, आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, ऑल द बेस्ट।